हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जी के 2020 यूट्यूब चैनल के एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। पिछले 4-5 दिनों से हम हिस्ट्री में आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं। आज भी इसी सब्जेक्ट में इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत में अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां। और दोस्तों, भारत में अंग्रेजों की जो आर्थिक नीतियां अपनाई गई, जिसका मुख्य उद्देश्य धन का बहिर्गमन था। और दोस्तों, धन के बहिर्गमन के माध्यम से यह अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों ने ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। यानी कि एक तरफ से हमारे यहाँ भारत देश में जो किसान कच्चे माल का उत्पादन कर रहे थे, वो कच्चे माल ब्रिटेन में जाने लगे और वहां पर तैयार हुआ माल हमारे भारत देश के बाजार में आने लगा। तो एक तरफ से ऐसा लगता था कि भारत देश का विकास हो रहा है। बिल्कुल नहीं। अंग्रेजों ने भारत देश में जो रेलवे लाइन बिछाई, जिसका पर्पस क्या था? तो दोस्तों, ऐसे सभी पहलुओं की बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं। और आप चाहे क्लास 1, 2, 3 कोई भी कैडर के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन आपके सिलेबस में यदि यह आधुनिक भारत का इतिहास है तो हमारे इस वीडियो से आपको निश्चित तौर ही मदद मिलेगी। ओके, तो पहले तो इस वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को इस वीडियो की लिंक शेयर करें। बस छोटा सा काम कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सन 1600 से 1757 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एक व्यापारिक कंपनी के रूप में कार्य कर रही थी। कब से कब तक? दोस्तों, इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1600 में, और 1600 से 1757 तक यह ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एक व्यापारिक कंपनी के रूप में कार्य कर रही थी। और कंपनी भारत में बहुमूल्य धातुएं लाकर इसके बदले से यहाँ से कपड़े, मसाले आदि खरीदकर इसे ऊंचे दामों में विदेशों में बेचती थी। दोस्तों, क्या करती थी कंपनी? हमारे भारत देश में आकर यहाँ से कपड़े, मसाले आदि खरीदकर ऊंचे दामों में विदेश में बेचती थी। और बदले में हमें क्या मिलता था? हमें बहुमूल्य धातुएं मिलती थी, यानी कि सोना मिलता था। इसीलिए तो भारत देश को दोस्तों सोने की चिड़िया मानते थे। कौन? यह ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी हमारे भारत देश को सोने की चिड़िया मानते थे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। सन 1600 से 1757 तक व्यापार के मामले में किसका पलड़ा भारी था? दोस्तों, यह समयावधि तक व्यापार के मामले में किसका पलड़ा भारी था? हमारे भारत देश का पलड़ा भारी था। और शीघ्र ही भारतीय वस्त्रों की लोकप्रियता ब्रिटेन में बढ़ने लगी। इससे चिंतित होकर ब्रिटिश उद्योगपतियों ने भारतीय वस्त्रों के आयात पर रोक लगाने हेतु ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालना शुरू किया। दोस्तों, शीघ्र ही भारतीय वस्त्रों की लोकप्रियता ब्रिटेन में बढ़ने लगी, जिससे यह ब्रिटिश उद्योगपति चिंतित हुए और भारतीय वस्त्रों के आयात पर रोक लगाने हेतु ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालना शुरू किया। 1720 तक ब्रिटिश सरकार ने भारत से निर्यात होने वाले छापेदार एवं सूती वस्त्रों की आयात को प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से कानून निर्मित किए। इसके साथ ही अन्य वस्त्रों के आयात पर भी भारी शुल्क आरोपित कर दिए। तो यहाँ ब्रिटिश उद्योगपतियों ने ब्रिटेन की सरकार पर जो दबाव बनाया, जिसकी वजह से यह ब्रिटिश सरकार ने सूती वस्त्रों एवं छापेदार वस्त्रों के आयात को प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से कानून का निर्माण किया और साथ ही अन्य वस्त्रों के आयात पर भी भारी शुल्क आरोपित कर दिए। और 1757 के प्लासी युद्ध के बाद ब्रिटिश व्यापारी कंपनी का भारत के साथ व्यापारिक संबंधों में गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिला। यह गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिला मतलब क्या हुआ? यानी कि अब एक तरफ से कंपनी हमारे भारत देश को लूटने का काम शुरू कर रही थी। देखो, अब तक कंपनी बंगाल एवं अन्य राज्यों से वसूल किए गए भू राजस्व की राशि से भारतीय माल को खरीदकर विदेशों में अधिक कीमत पर बेचने लगी। इससे कंपनी ने भारी मुनाफा कमाया, यानी कि कंपनी में गुणात्मक परिवर्तन हुआ। एक बार फिर से देखो कि 1757 के प्लासी युद्ध के बाद ब्रिटिश व्यापारिक कंपनी का भारत के साथ व्यापारिक संबंधों में गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिला। अब कंपनी बंगाल एवं अन्य राज्यों से वसूल किए गए भू राजस्व की राशि से
भारतीय माल को खरीदकर विदेशों में अधिक कीमत पर बेचने लगी। इससे कंपनी ने भारी मुनाफा कमाया। तो पहले क्या था कि भारतीय माल को विदेश में भेजने के लिए ब्रिटेन से दोस्तों कीमती धातुएं आयात हुआ करती थी, यानी कि हमारे भारत देश में सोना चांदी आया करता था। लेकिन अब क्या हुआ कि यह भारतीय माल को खरीदने के लिए जो भी राशि भू राजस्व से प्राप्त होती थी, इसमें ही यह भारतीय माल को खरीदा जाता था और यह माल ब्रिटेन में भेजा जाता था। चलिए आंसर बताइए, निम्न में से किस युद्ध के बाद ब्रिटिश व्यापारिक कंपनी का भारत के साथ व्यापारिक संबंधों में गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिला? तो दोस्तों प्लासी युद्ध में अंग्रेजों को जीत हासिल हुई, जिसकी वजह से यह व्यापार के मामले में गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिला। सही आंसर है ऑप्शन सी, प्लासी का युद्ध। 1757 के बाद कंपनी द्वारा भारत से निर्यात किए जाने वाले माल के बदले कुछ भी लौटाया नहीं गया। क्या? यह 1757 के बाद कंपनी द्वारा भारत से निर्यात किए जाने वाले माल के बदले कुछ भी लौटाया नहीं गया और इस तरह भारतीय धन का प्रति वर्ष दोहन होता रहा तथा भारत को इसके बदले में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। इससे भारत प्रतिदिन गरीब एवं ब्रिटेन में समृद्धि आती चली गई। दोस्तों क्या बात हुई, आपके समझ में आ गई कि भू राजस्व से जो भी आय अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त होती थी, यह धन से वो भारत देश से कच्चे माल खरीदकर वो ब्रिटेन में भेजने लगा था। देखो 1757 के बाद कंपनी द्वारा भारत से निर्यात किए जाने वाले माल के बदले कुछ भी लौटाया नहीं गया। इस तरह भारतीय धन का प्रति वर्ष दोहन होता रहा तथा भारत को इसके बदले में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। इससे भारत प्रतिदिन गरीब एवं ब्रिटेन में समृद्धि आती चली गई। चलिए आंसर बताइए कि 1757 के बाद कंपनी द्वारा भारत से निर्यात किए जाने वाले माल के बदले भारत को क्या मिला? अरे भाई साहब, भारत को कुछ भी नहीं मिला। और कुछ भी क्यों नहीं मिला वो बात मैंने आपको बता दी। सही आंसर ऑप्शन डी। और भारत से होने वाली लूट के कारण ब्रिटेन में पूंजी का संचय होता गया, जिसके कारण इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति संपन्न हुई। क्या दोस्तों? यह भारत से होने वाली लूट के कारण ब्रिटेन में पूंजी का संचय होता गया, जिसके कारण इंग्लैंड में यह औद्योगिक क्रांति संपन्न हुई। और ब्रिटेन में घटित होने वाली औद्योगिक क्रांति ने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था तथा भारत के साथ इसके संबंधों को पूरी तरह बदल कर रख दिया। खेतीहर भारत को अब औद्योगिक देश इंग्लैंड का आर्थिक उपनिवेशक बनना पड़ा। क्या? एक तरफ से यह भारत जो अब तक क्या करता था कि भारत देश में जो भी हमारे कृषि के कच्चे माल से यहाँ कपड़ा बनाया जाता था, जिसका निर्यात ब्रिटेन में हुआ करता था, वो बंद हो गया। हमारे भारत देश के कपास को अब ब्रिटेन में भेजा जाने लगा और वहां पर ही कपड़ा बनाया जाने लगा और वहां से रेडीमेड जो कपड़े हैं वो हमारे भारत देश में आने लगे। तो देखो, ब्रिटेन में घटित होने वाली औद्योगिक क्रांति ने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था तथा भारत के साथ इसके संबंधों को पूरी तरह बदल कर रख दिया। खेतीहर भारत को अब औद्योगिक देश इंग्लैंड का आर्थिक उपनिवेश बनना पड़ा। चलिए आंसर बताइए, ब्रिटेन में घटित होने वाली औद्योगिक क्रांति का भारत पर क्या असर पड़ा? क्या दोस्तों? यह ब्रिटेन में घटित होने वाली औद्योगिक क्रांति का भारत पर क्या असर पड़ा? चलिए चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ते हैं। कि किसानों से ऊंचे दाम पर फसलों की खरीद की गई, गलत। भारत के आर्थिक हालात में सुधार हुआ, यह भी गलत। लेकिन यहाँ ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई, जिसकी वजह से भारत को इंग्लैंड का आर्थिक उपनिवेश बनना पड़ा। सही आंसर है ऑप्शन सी। भारत स्थित ब्रिटिश सरकार ने अब मुक्त व्यापार की नीति अपनाई। इसके कारण भारतीय दस्तकारों को ब्रिटेन में मशीन निर्मित उत्पादों के साथ असमान प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा था। दोस्तों क्या हुआ कि यहाँ ब्रिटेन में मशीन निर्मित कपड़े तैयार हुए, जबकि हमारे भारतीय दस्तकार हाथों से कपड़े बनाते थे। तो यहाँ असमान रूप से प्रतियोगिता हुई, जिसके सामने यानी कि मशीनों के सामने हमारे दस्तकार हार गए। और साथ ही भारत में ब्रिटिश निर्मित माल के लिए आयात शुल्क को न्यूनतम कर दिया गया। नए नए इलाकों को जीतकर तथा अवध जैसे वृहद एवं संपन्न राज्यों को जीतकर ब्रिटिश सामानों के खरीदारों की संख्या बढ़ाने तथा भारत में पश्चिमीकरण का भी समर्थन किया गया,
ताकि भारतीयों में ब्रिटिश सामानों के प्रति रुचि पैदा की जा सके। क्या दोस्तों, एक तरफ से पश्चिमीकरण को बढ़ावा दिया गया, क्योंकि यहां पश्चिमीकरण के माध्यम से यानी कि ब्रिटेन में जो कपड़े निर्मित हुआ करते थे, जिसकी मांग भारत में बढ़े, इसीलिए पश्चिमीकरण को बढ़ावा दिया गया। एक बार फिर से पढ़ो। साथ ही भारत में ब्रिटिश निर्मित माल के लिए आयात शुल्क को न्यूनतम कर दिया गया। नए नए इलाकों को जीतकर, साथ ही अवध जैसे वृहद एवं संपन्न राज्यों को जीतकर ब्रिटिश सामानों के खरीदारों की संख्या बढ़ाने तथा भारत में पश्चिमीकरण का भी समर्थन किया गया, ताकि भारतीयों में ब्रिटिश सामानों के प्रति रुचि पैदा की जा सके। तो दूसरी तरफ भारतीय माल के आयात पर ब्रिटेन में उच्च आयात शुल्क लगाया गया, जिससे इसके आयात को हतोत्साहित किया जा सके। यदि दोस्तों ब्रिटेन की सरकार द्वारा भारतीय माल पर उच्च आयात शुल्क लगाया जाए तो क्या होगा? ब्रिटेन के व्यापारी हमारे भारतीय माल को नहीं खरीदेंगे, क्योंकि आयात शुल्क ज्यादा होने की वजह से यह माल काफी महंगा साबित होगा ब्रिटेन के व्यापारियों के लिए, और इसीलिए एक तरफ से यहां आयात को हतोत्साहित किया जाने लगा। और इन समग्र नीतियों का प्रत्यक्ष परिणाम हस्तशिल्प उद्योग के पतन के रूप में सामने आया। दस्तकार बेरोजगार हुए, जीविका उपार्जन हेतु लोग कृषि की तरफ मुड़े, और कृषि में परिस्थितियां पहले से ही बदतर थी। चलिए आंसर बताइए, ब्रिटेन में भारतीय माल के आयात को कम करने के लिए क्या कदम उठाया गया? तो ब्रिटेन में भारतीय माल के आयात को कम करने के लिए भारतीय माल पर उच्च आयात शुल्क लगाया गया, और उच्च आयात शुल्क लगाने से यहां भारत देश के माल की ब्रिटेन में डिमांड कम हो जाएगी। समझ में आता है? आपने कहीं इकोनॉमी में पढ़ा होगा। ओके, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति को ध्यान में रखकर भारत पर इस बात के लिए दबाव डाला जाने लगा कि वह निर्मित माल की जगह कच्चे माल का निर्यात करे, अर्थात चाय, नील एवं अनाज का निर्यात करे। दोस्तों ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई, जिसकी वजह से यहाँ कच्चे माल की दोस्तों मांग पैदा हो गई, और भारत देश से जो निर्मित माल अब ब्रिटेन में जाया करता था, उनकी जगह कच्चे माल की निर्यात करे, ऐसा दबाव डाला गया। और इस तरह 19वीं सदी के अंत तक भारत का निर्यात मुख्य रूप से कच्चे कपास, जूट, रेशम, तिलहन, गेहूं, चमड़ों, नील तथा चाय तक ही सीमित हो गया। और इस रूप में देखा जाए तो 1813 के बाद कंपनी की व्यापारिक नीतियों का निर्धारण ब्रिटिश उद्योगों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया जाने लगा। यानी कि एक तरफ से दोस्तों यहाँ कपड़े के उद्योग के लिए ब्रिटेन में यदि कपास की जरूरत थी, तो यहाँ कपास की डिमांड पैदा हो गई। और यहाँ दोस्तों जो नील का विद्रोह हुआ था, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। ओके, आपने भी समझ लिया है ना? वेल डन। फिर से देखो, इस तरह 19वीं सदी के अंत तक भारत का निर्यात मुख्य रूप से कच्चे कपास, जूट, रेशम, तिलहन, गेहूं, चमड़ों, नील तथा चाय तक ही सीमित हो गया। और इस रूप में देखा जाए तो 1813 के बाद कंपनी की व्यापारिक नीतियों का निर्धारण ब्रिटिश उद्योगों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया जाने लगा। और दोस्तों हमारे भारत देश से ब्रिटेन में जो धन का बहिर्गमन हुआ है, उनके बारे में जो सारी पॉलिसी थी ब्रिटेन सरकार की या तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों की, वो मैं आपको समझाता हूं। देखो, भारत से धन बहिर्गमन की शुरुआत 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद हुई। 1758 से 1765 के बीच भारत से 60 लाख पाउंड धन इंग्लैंड भेजा गया। क्या? यह 1758 से 1765 के बीच भारत से 60 लाख पाउंड धन इंग्लैंड भेजा गया। और 1765 में बंगाल में दीवानी अधिकार प्राप्त कर लेने के पश्चात इस प्रांत के समस्त राजस्व पर कंपनी का अधिकार हो गया। दोस्तों धन के बहिर्गमन के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि भारत से धन बहिर्गमन की शुरुआत 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद हुई। 1758 से 1765 के बीच भारत से 60 लाख पाउंड धन इंग्लैंड भेजा गया। 1765 में यानी कि बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल में दीवानी अधिकार प्राप्त हुए ईस्ट इंडिया कंपनी को, जिसके पश्चात इस प्रांत के समस्त राजस्व पर कंपनी का अधिकार हो गया। चलिए आंसर बताइए, भारत से धन बहिर्गमन की शुरुआत किस युद्ध के बाद हुई? तो प्लासी के युद्ध के बाद भारत से ब्रिटेन में धन बहिर्गमन की शुरुआत हो गई थी। बंगाल से प्राप्त होने वाले राजस्व से ही भारतीय माल को खरीदकर कंपनी विदेशों में अधिक मूल्य पर निर्यात करने लगी।
इस भारतीय माल के खरीद को ही कंपनी ने पूंजी निवेश का नाम दिया, अर्थात इस पूंजी निवेश के रूप में भारतीय धन को ब्रिटेन भेजा जाता रहा। क्या दोस्तों, बंगाल से प्राप्त होने वाले राजस्व से ही भारतीय माल को खरीदकर कंपनी विदेशों में अधिक मूल्य पर निर्यात करने लगी। इस भारतीय माल के खरीद को ही कंपनी ने पूंजी निवेश का नाम दिया, अर्थात इस पूंजी निवेश के रूप में भारतीय धन को कहां, ब्रिटेन भेजा जाता रहा। मोटे तौर पर ऐसा माना जाता है कि 18वीं सदी के अंत तक भारत की राष्ट्रीय आय का 9% भाग बाहर भेजा जा रहा था, परंतु वास्तविकता इससे भी अधिक भयावह थी। इस रूप में भारत का निर्यात तो तेजी से बढ़ा, किंतु इसका लाभ भारत को नहीं बल्कि किसको, ब्रिटेन को मिला और देश में गरीबी, पिछड़ेपन की स्थिति व्याप्त होने लगी। फिर से देखो कि मोटे तौर पर ऐसा माना जाता है कि 18वीं सदी के अंत तक भारत की राष्ट्रीय आय का 9% भाग बाहर भेजा जा रहा था, परंतु वास्तविकता इससे भी अधिक भयावह थी और इस रूप में भारत का निर्यात तो तेजी से बढ़ा, किंतु इसका लाभ भारत को नहीं मिला। देश में गरीबी, पिछड़ेपन की स्थिति व्याप्त होने लगी। भारतीय धन के इस बहिर्गमन के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करने का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने 2 मई 1867 को लंदन में आयोजित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में किया। क्या दोस्तों, हमारे भारत देश के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जिसे हम कहते हैं, ऐसे दादा भाई नौरोजी ने यह धन बहिर्गमन की बात लोगों के सामने लाई। क्या किया कि भारतीय धन के इस बहिर्गमन के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करने का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने 2 मई 1867 को लंदन में आयोजित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की एक बैठक में किया और धन के बहिर्गमन संबंधी सिद्धांत से जुड़े अन्य व्यक्ति थे महादेव गोविंद रानडे और रमेश चंद्र दत्त। चलिए आंसर बताइए कि भारतीय धन के बहिर्गमन के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करने का प्रथम प्रयास किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। सही आंसर है ऑप्शन ए। और 1860 के पश्चात अंग्रेजों द्वारा भारत में वृहद पैमाने पर पूंजी निवेश देखने को मिलता है। पूंजी निवेश से संबंधित क्षेत्र कौन कौन से थे? तो सार्वजनिक ऋण, रेल निर्माण, सिंचाई परियोजना, बैंकिंग, चाय, कॉफी, रबड़ के बाग आदि पर दोस्तों ब्रिटिश कंपनी द्वारा निवेश किया गया हमारे भारत देश में। क्या 1860 के पश्चात अंग्रेजों द्वारा भारत में वृहद पैमाने पर पूंजी निवेश देखने को मिलता है। पूंजी निवेश से संबंधित क्षेत्र कौन कौन से थे? तो सार्वजनिक क्षेत्र, रेल निर्माण, सिंचाई परियोजना, बैंकिंग, चाय, कॉफी, रबड़ के बाग आदि पर निवेश किया ब्रिटिश सरकार ने। और निम्न में से किस क्षेत्र में अंग्रेजों द्वारा भारत में पूंजी निवेश किया गया? ऐसा क्वेश्चन आए सामने तो याद रखना, सार्वजनिक ऋण, रेल निर्माण, सिंचाई परियोजना, उपयुक्त सभी क्षेत्रों में ब्रिटिश कंपनी द्वारा भारत देश में निवेश किया गया। भारत में सर्वाधिक पूंजी निवेश सार्वजनिक ऋण के क्षेत्र में हुआ तथा रेल निर्माण क्षेत्र का स्थान दूसरा था। क्या दोस्तों, यह अंग्रेजों द्वारा भारत में पूंजी निवेश किया गया, जिसमें पहले स्थान पर था सार्वजनिक ऋण का क्षेत्र और दूसरे स्थान पर था यह रेल निर्माण क्षेत्र। 19वीं सदी के मध्य तक भारत में यातायात के साधनों का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया था। 1814 में जॉर्ज स्टीवेंसन द्वारा निर्मित पहले रेल इंजन के इंग्लैंड में सफल प्रयोग के बाद भारत में रेल लाइन बिछाने का विचार सामने आया। क्या दोस्तों, 19वीं सदी के मध्य तक भारत में यातायात के साधनों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ था, लेकिन 1814 में जॉर्ज स्टीवेंसन द्वारा निर्मित पहले रेल इंजन का इंग्लैंड में सफल प्रयोग किया गया और बाद में भारत में रेल लाइन बिछाने का विचार अंग्रेजों के सामने आया। चलिए आंसर बताइए, किसके द्वारा निर्मित पहले रेल इंजन के इंग्लैंड में सफल प्रयोग किए गए? तो दोस्तों, यह रेल इंजन किसने शोध किया था? जॉर्ज स्टीवेंसन द्वारा निर्मित यह रेल इंजन का सफल प्रयोग किया गया इंग्लैंड में। और अंग्रेजों द्वारा भारत में रेलवे के विकास का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों, अंग्रेजों ने भारत देश में रेलवे लाइन बिछाई, जिसके पीछे 2 वजह थी। पहला कि भारत के दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित कच्चे माल को बंदरगाह तक जोड़ना, यानी कि यहाँ बंदरगाह से कच्चे माल को कहाँ भेजा जा सके? ब्रिटेन में। तो दूसरा पर्पस क्या था? ब्रिटिश शासकों के खिलाफ होने वाले विद्रोह को दबाने के लिए सेना को दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाना। दोस्तों, यह 2 वजह से अंग्रेजों ने भारत देश में रेलवे लाइन बिछाई। एक
कि भारत के दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित कच्चे माल को बंदरगाह तक जोड़ना। दूसरा, ब्रिटिश शासकों के खिलाफ होने वाले विद्रोह को दबाने के लिए सेना को दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाना। चलिए आंसर बताइए। अंग्रेजों द्वारा भारत में रेलवे के विकास का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऐसा क्वेश्चन सामने आए और दोस्तों 2 सेंटेंस दिए हुए हो तो याद रख लो, दोनों सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है और बाद में यहां चारों ऑप्शनों में से एक सही ऑप्शन चुनना है। देखो, भारत के दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित कच्चे माल को बंदरगाह तक जोड़ना रेलवे विकास का मुख्य पर्पस था, यह सही है। दूसरा सेंटेंस, ब्रिटिश शासकों के खिलाफ होने वाले विद्रोह को दबाने के लिए भी यहां सेना को दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाने के उद्देश्य से ब्रिटिश कंपनी ने रेलवे लाइन बिछाई, तो यह बात भी बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर बन जाता है 1 और 2, दोनों कथन बिल्कुल सही है। आगे, भारत में भाप से चलने वाली रेलगाड़ी चलाने का पहला प्रस्ताव 1834 में आया। आगे चलकर 1853 में बंबई एवं ठाणे के बीच पहली रेलवे सेवा की शुरुआत हुई। इस तरह लॉर्ड डेलहाउसी के शासनकाल में भारत में रेल सेवा की शुरुआत हुई। हालांकि सर्वाधिक रेल लाइन का विस्तार लॉर्ड कर्जन के समय में देखने को मिलता है। दोस्तों 3 से 4 ऐसे फैक्ट आए जो एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट आईएमपी है। पहली बात कि भारत में भाप से चलने वाली रेलगाड़ी चलाने का पहला प्रस्ताव कब आया था? 1834 में। और हमारे भारत देश में बंबई एवं ठाणे के बीच पहली रेलवे सेवा की शुरुआत कब हुई? तो याद रखना 1853 में। और इस तरह लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में रेलवे सेवा की शुरुआत हुई। हालांकि सर्वाधिक रेलवे लाइन का विस्तार किसके शासनकाल में? दोस्तों लॉर्ड कर्जन के समय में देखने को मिलता है। चलिए आंसर बताइए। भारत में पहली रेल सेवा की शुरुआत कब हुई थी? भारत में पहली रेल सेवा की शुरुआत कब हुई थी? 1853 में हुई थी, मैंने आपको बता दिया। ओके। और कार्ल मार्क्स ने भारत में रेलवे के विकास को आधुनिक युग का अग्रदूत कहा। किसने? कार्ल मार्क्स। इमेज में आप देख सकते हैं, उन्होंने भारत में रेलवे के विकास को आधुनिक युग का अग्रदूत कहा। और भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत कार्य 1839 में शुरू हुआ तथा 1850 में पूर्ण हुआ। दोस्तों ग्रैंड ट्रंक रोड हमारे भारत देश के किन किन शहरों को जोड़ता है? ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया और ग्रैंड ट्रंक रोड दोस्तों किसने बनवाया था? ऐसे सभी महत्वपूर्ण फैक्ट कक्षा 6 की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में दोस्तों सोशल साइंस में यह आता है। आपने अभी तक नहीं पढ़ा है एनसीईआरटी क्लास 6 की टेक्स्ट बुक, तो पढ़ लीजिएगा कि भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत कार्य 1839 में शुरू हुआ तथा 1850 में यह पूर्ण हुआ। और 1853 में कोलकाता एवं आगरा के बीच तार लाइन का विकास किया गया। दोस्तों हमें पता है कि हमारे भारत देश में पहली रेलवे मुंबई और ठाणे के बीच चली, लेकिन ऐसा क्वेश्चन सामने आए कि 1853 में किन 2 शहरों के बीच तार लाइन का विकास किया गया था? तो हमारे भारत देश में कोलकाता एवं आगरा के बीच। और डलहौजी ने डाक टिकट का प्रचलन करवाया तथा आधुनिक डाक प्रणाली का विकास भी डलहौजी ने किया। इमेज में आप देख सकते हैं। चलिए आंसर बताइए। भारत में आधुनिक डाक प्रणाली का विकास किसने किया? तो भारत में आधुनिक डाक प्रणाली का विकास किसने किया? लॉर्ड डेलहाउसी ने किया। सही आंसर है ऑप्शन सी। तो यहाँ वीडियो को खत्म करते हैं। और वीडियो में वाकई में आपको ऐसा महसूस हुआ कि अच्छे अच्छे फैक्ट की बात सर ने की है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।